रीडिंग इज़ स्कैनिंग। सो स्किमिंग, जैसा कि हमने देखा था कि स्किमिंग इज़ जहाँ पे हम मेन आइडियाज़ या मेन पॉइंट्स पे फोकस करते हैं कि एक जनरल आइडिया क्या है किसी टेक्स्ट का, उसकी जिस्ट क्या है, वो किस चीज़ को डील कर रही है, या उसकी जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं, या जो इम्पोर्टेंट ओवरऑल जो मैसेज है टेक्स्ट का वो क्या है। सो स्किमिंग में हम सिर्फ ओवरऑल मैसेज पे फोकस करते हैं। स्कैनिंग हम तब करते हैं जब हम स्पेसिफिक डिटेल्स को देखना चाह रहे हों, यानी हम सिर्फ कीवर्ड्स पे सर्च कर रहे हों, हमने सिर्फ नंबर्स, डेट्स या कोई पर्टिकुलर फ्रेजेस या कोई शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने हों। तो स्किमिंग क्या है, जब हमने मेन आइडियाज़ को फोकस करना हो, मेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना हो, यानी एक जो पैराग्राफ है उसका मेन आइडिया क्या है, एक पूरा जो एक ऐसे है वो ओवरऑल किस चीज़ के बारे में है, जब हमने ये आइडेंटिफाई करना हो तो हम स्किमिंग करते हैं। जब हमें कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर बहुत छोटी छोटी डिटेल्स चाहिए होती हैं, देन वी यूज़ स्कैनिंग। सो अगर आपको क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्किमिंग एंड स्कैनिंग, तो डिफरेंस क्या है कि स्किमिंग हम करते हैं मेन आइडियाज़ या मेन थीम्स के लिए, और स्कैनिंग हम करते हैं माइन्यूट डिटेल्स के लिए, जब हमें छोटी छोटी डिटेल्स चाहिए होती हैं, जब हम नेम्स, प्लेसेस, नंबर्स, डेट्स, कीवर्ड्स के लिए किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहें। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। और दोनों ही जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनका मेन पर्पस क्या होता है, फास्ट रीडिंग। सो स्किमिंग में हम ओवरऑल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट आइडेंटिफाई करते हैं, मेन आइडिया और समरी क्वेश्चंस को आंसर करना हो तो हम स्किमिंग यूज़ करते हैं, अगर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन ढूंढनी हो तो हम स्कैनिंग यूज़ करते हैं, अगर शॉर्ट क्वेश्चंस को आंसर करना हो और फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करना हो तो हम स्कैनिंग को यूज़ करते हैं। अब स्कैनिंग के जो हैं स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमने ये डिटरमिन करना होता है कि व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, व्हाट इज़ द थिंग दैट वी वांट टू फाइंड आउट। सो हम कुछ कीवर्ड्स को फोकस करते हैं कि ओके ये कीवर्ड्स हैं जिनको हमने, या फ्रेजेस हैं जिनको हमने लोकेट करना है। जैसे लेट्स सपोज कि एक टेक्स्ट है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज दिस कॉलेज क्रिएटेड, तो आपका मेन फोकस क्या है, कॉलेज और उसकी क्रिएशन यानी क्रिएटेड। तो कीवर्ड्स आपके क्या हो गए, कॉलेज, क्रिएटेड। तो अब उन कीवर्ड्स को आप ढूंढना शुरू करेंगे टेक्स्ट के अंदर, जहां आपको वो कीवर्ड्स नज़र आएंगे उसके आगे पीछे के कुछ वर्ड्स को आप देखेंगे कि इनमें वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं है तो यू विल मूव फॉरवर्ड। इस तरह से आप स्कैनिंग करते हैं। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपने ढूंढना क्या है, उससे रिलेटेड आप कुछ कीवर्ड्स या फ्रेजेस अपने जहन में रखते हैं और उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं। सो हम एक वक्त में एक कीवर्ड या एक की फ्रेज के ऊपर फोकस करते हैं और उसी को ढूंढते हैं। हम मल्टीपल कीवर्ड्स या की फ्रेजेस पे फोकस नहीं करते, क्योंकि फिर वो इंफॉर्मेशन मिक्स होना शुरू हो जाती है। जब हम एक कीवर्ड या फ्रेज को ढूंढ लेते हैं तो फिर हम उसके सराउंडिंग मटेरियल को केयरफुली पढ़ते हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि वेदर जो हमारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो वहाँ मौजूद है या नहीं। अगर तो मौजूद हो तो हम इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, ना मौजूद हो तो हम आगे बढ़ जाते हैं कि हो सकता है कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नेक्स्ट लाइंस में या किसी नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर मौजूद हो। तो जो स्कैनिंग है उसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो ये डिटरमिन करना कि आप ढूंढ क्या रहे हैं और उससे रेलेवेंट कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना। फिर इसके बाद एक वक्त में एक ही कीवर्ड पे फोकस करना, और फिर जब वो कीवर्ड मिल जाए तो उसके इर्द गिर्द की इंफॉर्मेशन को या उसके इर्द गिर्द की टेक्स्ट को रीड करना। दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ स्कैनिंग। सो सबसे पहले तो हमने डेफिनेशन लिखनी है कि स्कैनिंग क्या है, फिर इसके बाद हमने उसके स्टेप्स लिखने हैं कि स्कैनिंग के स्टेप्स क्या होते हैं, एंड देन ऑब्वियसली नेक्स्ट जो टॉपिक का मेन पॉइंट है वो क्या है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्कैनिंग एज अ रीडिंग स्ट्रेटजी। ये फ़ायदे क्या हैं इसके, अगर हम स्कैनिंग करें किसी टेक्स्ट की तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, दैट इट सेव्स टाइम। हमारा टाइम बच जाता है, बजाय इसके कि हम एक टेक्स्ट को पूरा ए टू जेड वर्ड फॉर वर्ड पढ़ें, हम जल्दी जल्दी सिर्फ कीवर्ड्स की हेल्प से उसको
खंगालते हैं और अपनी मर्ज़ी की इंफॉर्मेशन जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं, तो इट सेव्स आवर टाइम। दूसरा, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, यानी आप तेज़ी से बहुत ज़्यादा सारी जो टेक्स्ट है उसको खंगाल के अपनी मर्ज़ी की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो आपका टाइम भी बचता है और आप ज़्यादा एफिशिएंटली ज़्यादा सारा काम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को की फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है, वो ज़्यादा जल्दी से बहुत ज़्यादा सारा काम कर सकते हैं, जैसे डेट्स, नेम्स, फिगर्स, कीवर्ड्स। अननेसेसरी रीडिंग भी नहीं करनी पड़ती और अपनी मतलब की इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। फिर कॉग्निटिव लोड आपका कम हो जाता है। कॉग्निटिव लोड का मतलब क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है उसकी कॉग्निशन यानी चीज़ों को समझने की एक कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी में अगर आप बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें डाल दें तो वो ब्रेन जो है वो थक जाता है, उसको कहते हैं कॉग्निटिव लोड, यानी उसको आप ओवरलोड कर देते हैं, उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा बर्डन डाल देते हैं। तो अगर आप पूरी टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो ज़ाहिर बात है आपका ब्रेन जो है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाएगी और वो थक जाएगा, इट विल गेट फटीग्ड। तो जब आप सिर्फ की वर्ड्स पे और की इंफॉर्मेशन पे फोकस करेंगे तो आपका ब्रेन ओवरलोड होने से बच जाएगा, उसको कॉग्निटिव लोड का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो अटेंटिव भी रहेगा और शार्प भी रहेगा। तो ब्रेन को अटेंटिव और शार्प रखने के लिए भी स्कैनिंग बहुत हेल्पफुल होती है। आपको अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा थकाना नहीं पड़ता, कि बजाय इसके कि आप पूरी बुक पढ़ें, आप उसको सिर्फ स्कैन करके अपने मतलब की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इट हेल्प्स योर ब्रेन टू स्टे अलर्ट एंड शार्प और उसको लोड का शिकार भी नहीं होना पड़ता। सो दैट इज अनदर एडवांटेज ऑफ स्कैनिंग। सो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियरली समझ आ रहे हैं। अगर इनमें कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? गुड। ओके, नेक्स्ट इज यूजफुल फॉर एग्जाम सिचुएशंस। अब जब आप एग्जाम्स दे रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप जब आपको कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं, यानी आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसके एंड पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखें। तो अब अगर आप पूरा पैराग्राफ, आप एक क्वेश्चन के आंसर के लिए भी पूरा पैराग्राफ पढ़ें, दूसरे क्वेश्चन के आंसर के लिए भी पूरा पैराग्राफ पढ़ें, तो कितनी सारी देर लग जाएगी। और एग्जाम्स में यूजली आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, बहुत सारे लेंथी क्वेश्चंस भी होते हैं जिनको आंसर करना होता है। तो अगर आप स्कैनिंग यूज़ करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, तो इससे आपको हेल्प मिलती है एग्ज़ाम सिचुएशंस में जल्दी जल्दी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और इसी तरह से जब आपको स्कैनिंग की आदत पड़ जाती है तो जो बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम के, उनको भी आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाता है कि आपने इस क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखना है। तो आप इररेलेवेंट जो मटेरियल है उसको एक्सक्लूड करके सिर्फ क्वेश्चन से रेलेवेंट आंसर लिख सकते हैं, बिकॉज यू नो कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कौन सी है और इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कौन सी है। सो दैट इज़ हाउ इट हेल्प्स यू इन एग्जाम सिचुएशंस। फिर जो आपकी इंफॉर्मेशन निकालने की जो स्किल्स होती हैं, यानी रिट्रीव मीन्स निकालना किसी चीज़ को। सो जो इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने की जो स्किल्स होती हैं वो इन्हेंस हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। जब आप बार बार स्कैनिंग करते हैं तो आपके ब्रेन की प्रैक्टिस हो जाती है, उसकी ट्रेनिंग हो जाती है और आपका माइंड जो है वो पैटर्न्स को रिकग्नाइज करने में क्विक हो जाता है, वो हेडिंग्स, नंबर्स, विजुअल मार्कर्स को आइडेंटिफाई करने में क्विक हो जाता है और आपकी जो ओवरऑल रीडिंग स्पीड जो है वो भी इन्हेंस होती है और आपकी किसी भी चीज़ के अंदर से इंफॉर्मेशन निकालने की स्किल भी बढ़ जाती है। तो चाहे आप मोबाइल पे कोई चीज़ देख रहे हो, चाहे आप कोई ऐड देख रहे हो, चाहे आप किसी से बात कर रहे हो, किसी की बात सुन रहे हो, हर जगह ये स्कैनिंग की एबिलिटी आपको हेल्प आउट करती है, बिकॉज आपका ब्रेन जो है वो ट्रेन हो जाता है इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने और उसको क्विकली पिक करने में। तो आपकी जब इंफॉर्मेशन को पिक करने की एबिलिटी बढ़ती है तो ये स्किल आपको सिर्फ रीडिंग में नहीं बल्कि हर टास्क में हेल्प करती है। चाहे आप जॉब कर रहे हों, चाहे आप जनरली किसी के साथ बात कर रहे हों, दिस स्किल बिकम्स वेरी हेल्पफुल। देन रिसर्च वर्क अगर आप करें, जैसे अगर आप आगे बीएस करते हैं, एमएस करते हैं, तो उसमें जब आप रिसर्च वर्क करते हैं तो उसके लिए अपने थीसिस बनाने के लिए, अपनी रिसर्च करने के लिए आपको बहुत लंबे लंबे आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, बुक्स पढ़नी पड़ती हैं ताकि आप उसमें से अपना रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। ज़ाहिर बात है इतनी सारी बुक्स, इतनी सारी रिपोर्ट्स को पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर आपको स्कैनिंग की स्किल अच्छी हो तो आप अगेन सारी सारी बुक्स और रिपोर्ट्स को पढ़ने से बच सकते हैं और सिर्फ अपनी रेलेवेंट पॉइंट पे जाके वहाँ से अपनी मर्ज़ी की इंफॉर्मेशन
या जो आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा जल्दी और आसानी से निकाल सकते हैं. सो दैट हेल्प्स यू इफ़ यू बिकम अ रिसर्चर. फिर अगर आपने विजुअल इंफॉर्मेशन कहीं से निकालनी हो, जैसे अगर आप कोई टेबल्स देख रहे हों, चार्ट्स देख रहे हों, लिस्ट देख रहे हों, इंडेक्स देख रहे हों, किसी जगह आपने सिंबल्स या नंबर्स निकालने हों, तो वहाँ पे भी आपको विजुअल इंफॉर्मेशन को लोकेट करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि आपको स्कैनिंग की आदत होती है. जैसे अगर आप एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे जाएं या बस स्टेशन पे जाएं, तो वहाँ पूरी एक लिस्ट लगी होती है जहाँ पे डिफरेंट स्टेशंस के नाम लिखे होते हैं, बसेस या एयरप्लेन्स के नाम लिखे होते हैं, रूट्स लिखे होते हैं, फेयर्स लिखे होते हैं, प्राइसेस लिखी होती हैं, आइटम्स की प्राइसेस लिखी होती हैं. आप किसी रेस्टोरेंट पे चले जाएं तो पूरी लिस्ट लगी होती है, मेन्यू होता है, डिशेस के नाम, प्राइसेस के नाम लिखे होते हैं. तो अगर आपको स्कैनिंग की आदत होती है तो आप ये सब चीज़ें क्विकली पढ़ सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है. तो जितनी आपकी स्कैनिंग की एबिलिटी बढ़ती है, उतनी ही विजुअल इंफॉर्मेशन को लोकेट करने की एबिलिटी भी बढ़ जाती है. इवन अगर आप रूम में एंटर हो और आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उसको ज़्यादा जल्दी ढूंढ लेते हैं इफ़ यू हैव बेटर स्कैनिंग एबिलिटीज़. तो जो स्कैनिंग है वो आपको विजुअल इंफॉर्मेशन या विजुअली प्रेजेंट चीज़ों को लोकेट करने में भी हेल्प करती है. फिर आपका जो पर्पस के ऊपर फोकस करने की एबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है, कि इर्द गिर्द की फालतू चीज़ों पे आप नज़र नहीं डालते या उनसे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि जो आपके काम की चीज़ है आप उसके ऊपर फोकस रखते हैं. आपको पता होता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मैटर करती है, कहाँ नज़र रखनी है और किन चीज़ों को इग्नोर करना है. तो एक्स्ट्रा चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ काम की चीज़ पे नज़र रखने की जो एबिलिटी है वो भी आपकी स्कैनिंग की वजह से इंक्रीज हो जाती है. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ स्कैनिंग. सो स्कैनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसके स्टेप्स और उसके एडवांटेजेस, एंड ऑब्वियसली स्कैनिंग और स्किमिंग का डिफरेंस यानी उनका कंपैरिजन. ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस लेसन के, यानी स्कैनिंग और स्किमिंग के. सो दीज आर आवर फर्स्ट टू स्ट्रेटजीज ऑफ रीडिंग. आई होप ये दो फर्स्ट स्ट्रेटजीज जो हैं ये आपको क्लियर हो गई होंगी. अगर कोई भी इनमें कन्फ्यूजन है तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्ट्रेटजी. गुड. Okay, then let's move on to the next one, that is SQ4R. इसको SQ4R क्यों कहते हैं? SQ4R हम इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज S से बन रहा है सर्वे, Q से क्वेश्चन, फिर इसके बाद 4 वर्ड्स ऐसे हैं जो R से बन रहे हैं. एक R से रीड, दूसरे से रिसाइट, तीसरे से रिव्यू, चौथे से रिफ्लेक्ट. रीड, रिसाइट, रिव्यू, रिफ्लेक्ट. सर्वे, क्वेश्चन, रीड, recite, review and reflect. That means this strategy has 6 steps, not 1, not 2, not 3, exactly 6 steps are involved in this reading strategy. तो सबसे पहला स्टेप क्या है इस रीडिंग स्ट्रैटेजी का? सर्वे. सो ये कंप्रीहेंसिव रीडिंग स्ट्रैटेजी है जो हर एस्पेक्ट जो है रीडिंग का उसको कवर करती है. और इसका पर्पस क्या है कि आप इसको यूज़ करते हैं एक स्ट्रक्चर्ड मेथड में, और ये हेल्प करता है स्टूडेंट को किस में, कि सबसे पहले तो ये कि वो किसी टेक्स्ट को यानी वट एवर दे आर रीडिंग उसको वो अंडरस्टैंड करें. नेक्स्ट स्टेप पे वो उसको दे विल बी एबल टू रिमेंबर इट, मीनिंग कि उन्हें वो याद रहेगा. और इसके बाद वो उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करें, यानी जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने किसी भी टेक्स्ट के अंदर पढ़ी है उसको पहले तो वो अंडरस्टैंड करेंगे, फिर वो उसको याद रखेंगे और फिर वो इसको इफ़ेक्टिवली रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करेंगे, या जहाँ भी उन्हें उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी वो उसको अप्लाई कर सकें. सो इस स्ट्रैटेजी का पर्पस क्या है कि स्टूडेंट को सबसे पहले तो वो इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से समझ आ जाए, फिर इसके बाद वो उसको याद रख सके और जहाँ भी उसे ज़रूरत पड़े वो उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई कर सके. सो ये स्ट्रैटेजी जो है ये एक्टिव रीडिंग को इनकरेज करती है, ये पैसिव रीडिंग को इनकरेज नहीं करती. एक्टिव और पैसिव रीडिंग में डिफरेंस क्या होता है कि एक्टिव रीडिंग में
आप चीज़ों को ना सिर्फ अंडरस्टैंड करते हैं बल्कि उनको एक्टिवली अप्लाई भी करते हैं। पैसिव रीडिंग में बस आप पढ़ लेते हैं, चाहे समझ आए या ना आए। मीनिंग कि आपने बस उसको रीड कर लिया, जैसे अक्सर आप लोग करते हैं कि बुक खोली, उसमें से चीज़ें पढ़ ली, समझ आई या ना आई, आगे बढ़ गए। एक्टिव रीडिंग मीन्स कि आपको चीज़ें पूरी तरह से समझ आए, आपका ब्रेन उसमें फुली इन्वॉल्व हो। सो ये जो स्ट्रेटजी है इसका पर्पस क्या है कि एक्टिव रीडिंग हो, पैसिव रीडिंग ना हो, और जो लर्नर है वो अंडरस्टैंड करे, याद रखे यानी रिमेंबर हो, उसकी रिटेंशन हो, एंड देन the learner can apply that information. So there are 3 steps. So the first step of the strategy, that is S, meaning survey. So कोई भी चीज़ जो है उसको पढ़ने से पहले स्टूडेंट क्या करेगा, वो पूरी टेक्स्ट को एक दफ़ा से सर्वे करेगा, जैसे स्किमिंग या स्कैनिंग करेगा, उसकी एक नज़र डालेगा पूरी टेक्स्ट के ऊपर, यानी उसकी स्किमिंग और स्कैनिंग करेगा, उसको सर्वे करेगा, उसका टाइटल देखेगा, उसकी हेडिंग्स देखेगा, सब हेडिंग्स, पिक्चर्स, कैप्शंस, ओपनिंग्स एंड क्लोजिंग पैराग्राफ्स, यानी फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेगा यानी इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ, क्लोजिंग पैराग्राफ यानी कंक्लूजन का पैराग्राफ पढ़ेगा, उसका टाइटल देखेगा, उसमें अगर कोई हेडिंग्स या सब हेडिंग्स हैं तो वो देखेगा, अगर कोई पिक्चर्स हैं तो उन पिक्चर्स को देखेगा, अगर उन पिक्चर्स के नीचे कोई कैप्शंस, पिक्चर्स के नीचे समटाइम्स 1-2 लाइंस की डिटेल्स दी होती हैं, दे आर नोन एज कैप्शंस, तो वो जो कैप्शंस अगर कोई हैं तो उनको पढ़ेगा। और अगर कोई हाईलाइट किए हुए, जैसे अभी आपके सामने जो पेज है इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स हाईलाइट हुए हुए हैं, तो अगर कोई हाईलाइटेड वर्ड्स हुए होंगे तो उनको भी वो स्टडी करेगा। सो देन दैट विल बी नोन एज सर्वे। तो एक तरह से वो ओवरऑल पहले स्किमिंग और स्कैनिंग कर लेगा टेक्स्ट की, इस स्टेप से उसको एक जनरल आइडिया हो जाएगा टेक्स्ट का, जिससे वो उसका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए, पहले से ही माइंड बन जाएगा कि अच्छा इस टेक्स्ट में इस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें होंगी, इस टाइप की चीज़ें होंगी, तो माइंड अलर्ट हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा कि अच्छा मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। देन नेक्स्ट स्टेज जो होगी उसकी रीडिंग के प्रोसेस की, वो होगी क्वेश्चन, यानी जो स्टूडेंट है वो सर्वे करने के बाद अपने माइंड में कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करेगा, जो उसने हेडिंग्स पढ़ी हैं या जो उसने वो पहले और आखिरी पैराग्राफ्स में जो मेन आइडियाज़ पढ़े हैं उनसे उसके जहन में कुछ क्वेश्चंस क्रिएट होंगे या वो क्रिएट करेगा। लाइक लेट्स सपोज अगर हेडिंग है कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन, तो स्टूडेंट के जहन में ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी अटेंशन को फोकस करते हैं कि रीडिंग का पर्पस क्या है और उसके अंदर आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, देन यू आर ट्राइंग टू फाइंड द आंसर्स इन दैट टेक्स्ट। आपके जहन में एक क्वेश्चन बना, अब आप उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे व्हाइल यू आर रीडिंग दैट टेक्स्ट। सो अब आपको क्वेश्चंस बने हुए नहीं मिल रहे कहीं पे, आपका माइंड क्वेश्चंस क्रिएट कर रहा है। पहले आपने सर्वे किया यानी स्किमिंग एंड स्कैनिंग की टेक्स्ट की, और उसके बाद आपने खुद से क्वेश्चंस बनाए अपने जहन में उस टेक्स्ट से रिलेटेड, और फिर जब आप रीडिंग कर रहे हैं देन यू आर ट्राइंग टू एक्चुअली आइडेंटिफाई और फाइंड आउट द आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस। ये तो हो गया एस एंड क्यू। नाउ कम्स आवर फर्स्ट आर, दैट इज रीड। अब आप पैसेज को एक्टिवली पढ़ना शुरू करते हैं टू फाइंड आउट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस दैट यू योरसेल्फ मेड। वो क्वेश्चंस जो आपने खुद बनाए थे अब आप उनके आंसर्स ढूंढना शुरू करते हैं। आप सिर्फ वर्ड्स नहीं पढ़ रहे, आप एक इंटेंशन, एक मकसद के साथ पढ़ रहे हैं कि मेरे जहन में ये क्वेश्चंस हैं और मैंने इनके आंसर्स इस टेक्स्ट के अंदर ढूंढने हैं, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि आंसर्स इस टेक्स्ट में मौजूद हैं। तो आप अब की आइडियाज़ को ढूंढ रहे हैं, उनसे रिलेटेड सपोर्टिंग डिटेल्स को ढूंढ रहे हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ढूंढ रहे हैं। तो आपकी रीडिंग एक्टिव हो गई है, पैसिव नहीं रही, पर्पसफुल हो गई है। उस रीडिंग का एक पर्पस है कि आइडियाज़ को ढूंढना, सपोर्टिंग डिटेल्स को ढूंढना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ढूंढना। सर्वे किया, क्वेश्चन किया एंड देन यू रीड एक्टिवली। तीनों स्टेप्स हो गए। नाउ कम्स द सेकेंड आर, दैट इज रिसाइट। रिसाइट का मतलब वैसे तो होता है ना किसी चीज़ को पढ़ना, जैसे आप कहते हैं ही इज़ रिसाइटिंग होली कुरान, यानी कुरान पाक को पढ़ रहा है। अब क्या करता है स्टूडेंट, वो
किसी भी टेक्स्ट को रिसाइट या समराइज करने की कोशिश करता है। यानी आपने पढ़ लिया एक पैराग्राफ को, लेट सपोज आपने पढ़ा, आपने उसके की पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए, इंपॉर्टेंट डिटेल्स आइडेंटिफाई किए, अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे। अब आप क्या करते हैं, उस पूरे पैराग्राफ को अपने वर्ड्स में समराइज करते हैं कि इसमें जो कुछ है आप उसको अपने वर्ड्स में बोलते हैं कि अच्छा इसमें ये है, अपने वर्ड्स में, उन वर्ड्स में नहीं जिसमें बुक्स में लिखा हुआ है, बल्कि अपने खुद के वर्ड्स में। अब ये आप लिख के भी कर सकते हैं और ज़ुबानी ऊंचा बोल के भी कर सकते हैं। इससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो ये कि आपकी मेमोरी इम्प्रूव होती है और दूसरा ये कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी चेक कर सकते हैं कि वाकई में आपको वो पैराग्राफ समझ आया है या नहीं आया। अब ये जो स्ट्रेटजी है यानी SQ4R वाली, ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है और आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आप लोग जब रट्टे लगाते हैं तो आप लोगों को चीज़ें भूल जाती हैं। अगर आप इस स्ट्रेटजी के ऊपर अमल करें तो फिर आपको जो चीज़ भी आप पढ़ते हैं वो आपको प्रॉपर्ली समझ आती है और फिर आपको एग्ज़ाम में वो चीज़ें कभी भी भूलती नहीं हैं। यानी जो कुछ आपने याद किया है, जब आप उसको अपने वर्ड्स में एक दफ़ा दोहरा लेते हैं तो आपको वो चीज़ पूरी तरह से समझ भी आ जाती है और फिर उसके बाद वो आपको भूलती नहीं है। फिर आप जब पेपर में भी लिखते हैं तो वो चीज़ आपको भूलती नहीं है। आप भूलते कब हैं, जब आप उसको अपने वर्ड्स में नहीं करते। जब आप उसको अपने वर्ड्स में करते ही नहीं है तो आपको कैसे पता कि वो आपको समझ आ गई है। तो उस वक्त वक्ती तौर पे तो आपको लगता है कि वो याद हो गई, लेकिन जब आप पेपर में लिखने लगते हैं तो वो सारे का सारा मिक्सअप हो जाता है और सब कुछ आप गलत लिख देते हैं। सो ट्राई टू यूज़ दिस स्ट्रैटेजी कि जो कुछ आप पढ़ते हैं फर्स्ट रीडिंग में उसको अपने वर्ड्स में समराइज़ किया करें और इसके बाद फिर उसको याद करना शुरू किया करें। आपको क्लियर जो डिफरेंस है वो अपने पेपर्स के अंदर नज़र आएगा। Okay, so that was the second R. Then the third R is relate. Then we have relate, यानी चीज़ों को किसी दूसरी चीज़ से कनेक्ट करना, उनके एक दूसरे के साथ रिलेशंस या कनेक्शंस बनाना। अब रीडर क्या करता है, नई इन्फॉर्मेशन को जो वो पहले से जानता है उसके साथ कनेक्ट करता है। जैसे अभी जब हम सर्वे वाला पॉइंट कर रहे थे तो उसको मैंने जो हमने पहले पढ़ा था स्किमिंग और स्कैनिंग, उसके साथ कनेक्ट किया कि ये जो स्टेप है ये बिल्कुल स्किमिंग और स्कैनिंग की तरह है। तो वो क्या हो गया, पिछली इन्फॉर्मेशन के साथ रिलेट हो गया, यानी जो पहले से पता था उसके साथ न्यू इन्फॉर्मेशन को रिलेट कर लिया। जैसे एक चैप्टर है क्लाइमेट चेंज पे, तो अगर हमने कोई पर्सनली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस किया है, कोई रियल वर्ल्ड इवेंट्स हमारी नज़र से गुजरे हैं, न्यूज़ में कुछ देखा है, तो जो बुक में पढ़ रहे हैं उसको उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं, तो इससे ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल हो जाती है बल्कि उसको याद रखने में भी आसानी होती है। तो जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं जब आप उसको अपने वर्ड्स में एक दफ़ा समराइज़ कर लें तो उसके बाद ये चीज़ चेक करें कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप उसको रियल लाइफ में या अपनी पहले से मौजूद इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट कर सकें। जब वो एक दफ़ा किसी रियल वर्ल्ड इवेंट या मेमोरी के साथ कनेक्ट हो जाती है तो उसके बाद वो भूलती नहीं है, और भूल जाए तो उसको दोबारा से रिकॉल करना आसान होता है बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद समथिंग रियल। So that is the third R, that is relate. Then we have the fourth R, that is review. रिव्यू में हम क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे लेसन को एक दफ़ा फिर से दोहराते हैं, क्योंकि अभी तो हम पार्ट्स में कर रहे थे ना, उसको एक पार्ट किया, उसको समराइज किया, फिर उसको रिलेट किया, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे गए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे गए, पूरा लेसन कंप्लीट हो गया या पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया या पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। हम अब पहले पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक हम दोबारा करेंगे उसको एक गो में इकट्ठा। हम क्वेश्चंस को देखेंगे, हम समरीज को देखेंगे, क्यू पॉइंट्स को देखेंगे, और अगर कोई कंफ्यूजिंग पार्ट्स थे तो उनको भी दोबारा देखेंगे। इससे क्या होगा, ना सिर्फ हमारी लर्निंग रीइंफोर्स हो जाएगी बल्कि हमारी वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी शिफ्ट हो जाएगी, यानी वक्ती तौर पर याद नहीं रहेगी बल्कि अगर हम 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन बाद भी उसको रिकॉल करेंगे तो वो हमें याद आ जाएगी। दैट इज़ नोन एज लॉन्ग टर्म मेमोरी। यानी वो सिर्फ हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी उसी वक्त ही सिर्फ हमें याद नहीं रहेगी बल्कि बहुत दिन बाद भी वो हमें
याद रहेगी। और ये तभी होता है जब हम एक दफ़ा ओवरऑल पूरे लेसन या पूरे चैप्टर को रिव्यू करें। और यही गलती मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं कि वो पार्ट्स में चीज़ों को याद तो कर लेते हैं लेकिन ओवरऑल रिव्यू नहीं करते। सो दिस इज SQ4R. इज इट क्लियर? गुड। ओके, अब ये जो इसके नीचे है, व्हाई इज इट इफेक्टिव, ये आपकी बुक में नहीं है पॉइंट्स, और ये नोट्स में आपको भेज दूंगी। नोट्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बुक में नहीं हैं लेकिन वो आपके पेपर में आती हैं। जैसे एडवांटेजेस ऑफ क्रिटिकल रीडिंग आपकी बुक में नहीं है लेकिन आते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इंटेंसिव रीडिंग, एडवांटेजेस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग, ये भी आपकी बुक में नहीं है लेकिन पेपर में आते हैं। कंपैरिजन ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग, डिफरेंसेस बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग बुक में नहीं है लेकिन पेपर में आता है। स्किमिंग और स्कैनिंग का डिफरेंस बुक में नहीं है लेकिन पेपर में आता है। ये सब मैंने डॉक्यूमेंट में इकट्ठे कर दिए, ये मैं आप लोगों को भेज दूंगी। ये आप लोगों ने यहाँ से प्रिपेयर कर लेने हैं। आज हम जो अपना लेसन है वो सिर्फ उसमें हम आज सिर्फ क्रिटिकल रीडिंग तक कंप्लीट करेंगे। बाकी जो इंटेंसिव एक्सटेंसिव है दैट वी विल डू टुमारो। और आप लोग आपस में डिस्कस कर लें ग्रुप में, या वैसे डिस्कस कर लें, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों को शाम में डिफ़िकल्टी हो रही है, कुछ लोग 3 से 4 बजे वाले टाइम में क्लास नहीं ले पा रहे। अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है तो मैं 2 बजे भी आप लोगों की क्लास ले सकती हूँ, यानी 2 से 3 बजे वाली स्लॉट में। तो इफ़ इट इज़ पॉसिबल आप लोग आपस में डिस्कस करके कल मुझे बता दीजिएगा ग्रुप में। अगर 2 से 3 वाला टाइम पॉसिबल है तो मैं उसमें आप लोगों की क्लास ले लूँगी। आप लोग आपस में सारी क्लास जो है वो डिस्कस कर लें, देन लेट मी नो। ठीक है, ग्रुप में कल आप लोगों ने मुझे सुबह 12 बजे तक मैसेज कर देना है अगर आपने 2 बजे तक क्लास लेनी है तो। कॉलेज का ऑफ टाइम तो 12:30 ही है ना, एग्जाम्स में तो अब 9 से 12:30 ही रहेगा पूरा दिसंबर। क्योंकि कुछ लोगों को का ये है कि वो 3 से 5 बजे वाले टाइम में बिज़ी हैं, कुछ शाम में बिज़ी हैं। नहीं नहीं, आप लोगों का टाइम भी 9 से 12:30 ही है, यानी 8:45 पे आपने कॉलेज आना है। बाकी कल का आप लोगों ने मुझे पहले से बता देना है कि शाम को 7 बजे क्लास लेनी है या दिन को 2 बजे क्लास लेनी है। एनीवेज फ़िलहाल हम जो है वो SQ4R की इफ़ेक्टिवनेस देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इम्प्रूव्स कंप्रीहेंशन बाय इनकरेजिंग एक्टिव एंगेजमेंट। जो कि आप एक्टिवली टेक्स्ट के साथ एंगेज होते हैं तो आपकी कंप्रीहेंशन इम्प्रूव होती है। मेमोरी स्ट्रेंथन होती है क्योंकि रेपिटिशन भी है, समराइजेशन भी है, तो आपकी मेमोरी स्ट्रेंथन होती है। रीडिंग जो है वो पर्पसफुल और ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड होती है क्योंकि आप हेडिंग्स को क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्रिटिकली सोच रहे हैं, फिर उनके आंसर्स ढूंढ रहे हैं, फिर उसको रिपीट कर रहे हैं, अगेन कंफ्यूजिंग सेक्शंस के ऊपर गौर कर रहे हैं। सो यू आर क्रिटिकली थिंकिंग। सो दैट इज़ हाउ इट बिल्ड्स योर क्रिटिकल थिंकिंग। फिर ये स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती है in a better way for exams and class discussions. So these are its advantages, its effectiveness and its purposes. इनमें से कोई भी पॉइंट आया आपको पेपर में तो सबका एक ही आंसर है। That is how it is. It makes it effective. Okay, then our next point is जो हमारा लास्ट आज का टॉपिक है, दैट इज क्रिटिकल रीडिंग। सो क्रिटिकल रीडिंग जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जिसमें हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं और एवेल्यूएट करते हैं। अगेन ऑब्वियसली ये भी पैसिव रीडिंग नहीं है कि जिसमें आपने बस पढ़ लिया, चाहे समझ आए चाहे ना आए। इसमें भी आप
इंफॉर्मेशन को सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं करते, आप इसमें टेक्स्ट के साथ एंगेज होते हैं, आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद उसके बारे में ओपिनियंस बनाते हैं, और आपके पास जो मटेरियल होता है उसको आप पूरी तरह से एवेल्युएट करके, समझ के, उसके पॉइंट, उसके हर एस्पेक्ट को एनालाइज करके उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। अब जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग द मेन आइडिया। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले, अब जब आपने अंडरस्टैंड करना है मेन आइडिया को, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। मेन आइडिया आइडेंटिफाई होगा तो आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे ना, मेन आइडिया मिलेगा ही नहीं तो हाउ विल यू अंडरस्टैंड इट। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप जो ऑथर का या राइटर का जो मेन आर्ग्यूमेंट या मैसेज है, या जो प्राइमरी मेन कोई कहते हैं, बुनियादी, प्राइमरी, बुनियादी या मेन, सो जो प्राइमरी उसका आर्ग्यूमेंट है या मैसेज है, आप सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे, यानी उसको ढूंढेंगे। इसके बाद आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि वो जो टेक्स्ट है उसको लिखने का राइटर का पर्पस क्या है, वो करना क्या चाह रहा है उसके थ्रू, वो किसी को इन्फॉर्म करना चाह रहा है, वो किसी को परसुएड यानी कन्विंस करना चाह रहा है, परसुएड का मतलब होता है किसी को कन्विंस करना कुछ करने के लिए, या वो किसी को एंटरटेन करना चाह रहा है, यानी सिर्फ एंजॉयमेंट है उसका पर्पस, कि लोग उसकी टेक्स्ट को पढ़ें और एंजॉय करें। तीन पर्पसेस हो सकते हैं ना, या तो वो उस टेक्स्ट के थ्रू लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है अपने रीडर्स को, या वो उनको कोई काम करने के लिए कन्विंस करना चाह रहा है, या अपने व्यू पॉइंट के लिए कन्विंस करना चाह रहा है कि जो वो कह रहा है वो सही है, या फिर वो ये चाहता है कि लोग उसकी टेक्स्ट को पढ़ें और एंजॉय करें। तो जब आप पर्पस आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद मेन आइडिया भी आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। अब मेन आइडिया आइडेंटिफाई करने का आपको एडवांटेज क्या होता है कि वो मेन आइडिया ही होता है जो आपको बेस देता है पूरी टेक्स्ट को एनालाइज करने की। मेन आइडिया पता होगा तो आप पूरी टेक्स्ट को प्रॉपरली एनालाइज कर सकेंगे, अदरवाइज आप पूरी टेक्स्ट को एनालाइज ही नहीं कर सकते। जब आपको यही नहीं पता चल रहा कि इस टेक्स्ट के अंदर बात क्या हो रही है, या इस टेक्स्ट का मकसद क्या है, इस टेक्स्ट में कोई कहना क्या चाह रहा था, तो फिर आप उसकी अलग अलग इंडिविजुअल लाइंस, सेंटेंसेस और वर्ड्स का मीनिंग आपको समझ आ भी जाए तो आप प्रॉपरली उसको एनालाइज नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वाई मेन आइडिया की अंडरस्टैंडिंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है इन क्रिटिकल रीडिंग। जब आपको एक दफ़ा मेन आइडिया समझ में आ जाता है देन यू कैन एनालाइज द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या है क्रिटिकल रीडिंग का, एवेल्युएटिंग एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स। अब आपके पास एक मेन आइडिया है तो राइटर ने उसको सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस दी होगी, और वो जो उसने एविडेंस दी होगी उसको सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल्स दी होंगी। अब आप क्या करते हैं, अब आप उस एविडेंस को एनालाइज करते हैं कि ये कितनी ऑथेंटिक एविडेंस है, या अगर इस एविडेंस में कोई खामियां हैं तो क्या हैं, अगर ये एविडेंस जो है वो रेलेवेंट है तो किस हद तक रेलेवेंट है, और अगर उस एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए कोई एग्जांपल्स दी गई हैं तो वो ऑथेंटिक एग्जांपल्स हैं या नहीं, या उन एग्जांपल्स में कोई खामियां हैं, अगर खामियां हैं तो कौन सी हैं, अगर वो लॉजिकली साउंड हैं तो किस हद तक साउंड हैं। ऑल दैट इज़ नोन एज क्रिटिकल रीडिंग, क्योंकि अब आप उसको क्रिटिकल एंगल से देख रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिकली एवेल्युएट कर रहे हैं एविडेंस और एग्जाम्पल को। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि ऑथर ने किस तरह से अपने क्लेम्स को सपोर्ट किया है, यानी आप एविडेंस को असेस करेंगे। फिर आप ये देखेंगे कि वो जो एग्जाम्पल्स हैं वो रेलेवेंट हैं मेन आइडिया के साथ, और वो कन्विंस कर रही हैं, कर पा रही हैं पढ़ने वाले को या नहीं, यानी आप उसकी रेलेवेंस और कन्विक्शन देखेंगे। कन्विक्शन मीन्स कि वो कितनी कन्विंसिंग हैं। फिर इसके बाद आप ये देखेंगे कि जो उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो जब उसने प्रेजेंट किए हैं तो वो किस हद तक लॉजिकली यानी मंतकी लिहाज से, अकल के लिहाज से, रीज़न के लिहाज से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और वो सीक्वेंस यानी कोहेरेंस कहते हैं सीक्वेंस में होना चीज़ों का, वो सीक्वेंस में है भी या नहीं। ये तो नहीं कि वो पॉइंट ए जो है वो
पॉइंट Z की जगह पे आ रहा हो और पॉइंट Z जो है वो पॉइंट E की जगह पे आ रहा हो, हर चीज़ अपनी जिस तरतीब में जिन चीज़ों को होना चाहिए वो उस तरतीब में है या नहीं है, दैट इज़ नोन एज लॉजिकल प्रेजेंटेशन। फिर जो उसने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं उनके लिए उसने जो एविडेंस दी है, जिस तरतीब से उसने अपनी एविडेंस को प्रेजेंट किया है, जो उसने एग्जांपल्स दी हैं, उनसे वो जो पूरे का पूरा आर्ग्यूमेंट है वो क्रेडिबल लग रहा है या नहीं लग रहा। क्रेडिबल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप सही मान सकते हैं या नहीं, काबिल एतबार, इन अदर वर्ड्स। तो क्रेडिबिलिटी मीन्स कि कौन सी चीज़ किस हद तक काबिल एतबार है। तो जो एविडेंस उसने दी है उससे वो जो आर्ग्यूमेंट है वो क्रेडिबल यानी काबिल एतबार लग रहा है, या उस एविडेंस की वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी वीक हो गई है, यानी वो और ज़्यादा बेएतबार लगने लग गया है, एविडेंस ही इतनी वीक है। हो सकता है बात सही हो, लेकिन जो एविडेंस दी गई है वो इतनी वीक है कि उस एविडेंस की वजह से वो बात गलत लगनी शुरू हो जाए, सो दैट मेक्स इट लेस क्रेडिबल। तो एविडेंस का अपना एक आर्ग्यूमेंट की क्रेडिबिलिटी पे इम्पैक्ट होता है, तो जब आप उसको एनालाइज करेंगे तो दैट ऑल्सो इज क्रिटिकल रीडिंग। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि आप ऑथर का पर्पस और जिस ऑडियंस के लिए उसने वो लिखा है आप उसको एनालाइज करेंगे कि उसने लिखा किसके लिए है, कि ऑथर का पर्पस क्या है, कि उसने वो टेक्स्ट लिखी क्यों। दूसरा ये कि उसने वो लिखी किसके लिए, एकेडमिक लोगों के लिए लिखी यानी टीचर्स, स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स के लिए लिखी है, जनरल यानी आम लोगों के लिए लिखी है, जैसे अगर किसी न्यूज़पेपर में आप लिखेंगे तो वो आम लोगों के लिए होगी कि उसको कोई भी पढ़ेगा, या फिर स्पेशलाइज्ड है यानी सिर्फ किसी मखसूस प्रोफेशन के लोग ही उसको पढ़ेंगे, यानी सिर्फ लॉयर्स पढ़ेंगे, सिर्फ डॉक्टर्स पढ़ेंगे, सिर्फ जो है वो जजेस पढ़ेंगे, सिर्फ मखसूस लोग उसको पढ़ेंगे। तो उसकी ऑडियंस कौन थी, उसने किस ऑडियंस को जहन में रख के अपनी जो टेक्स्ट है वो लिखी है, क्योंकि उसी हिसाब से वो अपने आर्ग्यूमेंट्स देगा ना। जनरल लोगों के लिए लिखेगा तो जनरल जनरल बातें करेगा, क्योंकि उसकी ऑडियंस को जनरल बातें ही समझ आएंगी, बहुत स्पेसिफिक टेक्निकल बातें समझ ही नहीं आएंगी। और अगर एकेडमिक लोगों के लिए लिखेगा तो उसी हिसाब से अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करेगा, उसी तरह की लैंग्वेज यूज़ करेगा, क्योंकि उसकी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा नॉलेजेबल है, वो ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकती है, ज़्यादा अच्छे आर्ग्यूमेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकती है, तो वो उसी हिसाब से लिखेगा। तो ऑडियंस के हिसाब से जो है वो टेक्स्ट लिखी जाती है। तो अगर आपको ऑडियंस का नहीं पता कि उसने लिखी किसके लिए है तो आप उसकी टेक्स्ट को सही तरह से एवेल्युएट भी नहीं कर सकते। फिर कॉन्टेक्स्ट और इफेक्टिवनेस देखनी भी ज़रूरी होती है कि पर्पस क्या था, ऑडियंस कौन थी, उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि आया उसकी टेक्स्ट इफेक्टिव है या नहीं है। अगर बहुत मुश्किल लैंग्वेज यूज़ की है और टेक्स्ट जनरल ऑडियंस के लिए थी तो टेक्स्ट इफेक्टिव नहीं है। अगर बहुत मुश्किल लैंग्वेज यूज़ की है और ऑडियंस एकेडमिक ही थी तो दैट मीन्स कि टेक्स्ट इफेक्टिव है, यानी सही ऑडियंस के लिए थी, सही लैंग्वेज यूज़ हुई है, सो दैट मीन्स कि उसने इफेक्टिव टेक्स्ट लिखी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करेंगे, आप उसकी टेक्स्ट का स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इवेल्युएट करेंगे। उसमें आप ये देखेंगे सबसे पहले कि टेक्स्ट ऑर्गेनाइज कैसे हुई है, यानी बिगिनिंग इंट्रोडक्शन कैसे दिया है, इंट्रोडक्शन में कौन से पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, उसके बाद जो है वो सब पैराग्राफ्स कैसे डेवलप किए हैं, कंक्लूजन कैसे दी है, प्रेजेंटेशन क्लियर और लॉजिकल है या नहीं है, कंप्रीहेंशन पे जो है वो क्या फ़र्क पड़ रहा है, यानी जो लोग उसको, अगर ऑर्गेनाइजेशन सही ना हो तो कन्फ्यूजन होती है, अगर पॉइंट्स लॉजिकल सीक्वेंस में ना दिए जाएं, सेंटेंसेस हौच पौच से लिखे हों, उनमें प्रॉपर लिंक्स क्रिएट ना किए जाएं तो पढ़ते हुए बात समझ में नहीं आती। तो अगर क्लैरिटी नहीं होगी टेक्स्ट में, अगर उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा तो जाहिर बात है कंप्रीहेंशन भी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। फिर अगर कोई बायसेस और असम्पशंस हैं उसके अंदर, बायसेस और असम्पशंस क्या होती हैं, बायस ये होता है कि आप जो है किसी एक चीज़ के इतने फेवर में होते हैं कि चाहे उसके अगेंस्ट कितनी भी एविडेंस क्यों ना हो आप उस एविडेंस को छुपा देते हैं और जो उस चीज़ के फेवर में एविडेंस होती है सिर्फ उसी को प्रेजेंट करते हैं। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो चीज़ आप कह रहे हैं वही सही है, लेकिन एक्चुअली वो सही होती नहीं है।
आपने उसको मोल्ड ऐसे कर दिया होता है लिखते हुए कि वो सही लगने लगे, हालांकि वो सही होती नहीं, क्योंकि वो आपका बायस था, इसलिए आपने उसको सही दिखाया है। और इसी तरह से अजम्पशन का मतलब ये होता है कि आप खुद ही अज्यूम कर लें कि सामने वाला भी आपकी बात से मुत्तफिक है, तो आप कोई ख़ास एविडेंस देने की ज़रूरत ही महसूस ना करें कि भाई ये बात तो लोगों को पता ही होगी, तो आप लिखें ही ना। दैट इज़ नोन एज अजम्पशन। तो टेक्स्ट को पढ़ते हुए हम ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि बायसेस या अजम्पशंस तो नहीं थे टेक्स्ट में। अगर टेक्स्ट में बायसेस और अजम्पशंस हों तो भी वो टेक्स्ट जो है वो एक अच्छी या बैलेंस्ड या रिलायबल टेक्स्ट कंसिडर नहीं की जाती। सो हम क्रिटिकली जब रीड करते हैं तो हम बायसेस और अजम्पशंस को भी एवेल्युएट करते हैं कि वेदर द टेक्स्ट इज़ रिलायबल, वेदर द टेक्स्ट इज़ बैलेंस्ड, वेदर इट इज़ फुल ऑफ बायसेस और वेदर इट इज़ tackling the biases in a better way or not. So I hope ये biases और assumptions वाला point आपको clear हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो you can ask, हम इसको clear कर लेते हैं। All right then. ओके फिर नेक्स्ट पॉइंट पे क्या चीज़ आ जाती है, लैंग्वेज और स्टाइल। अगेन बात वहीं पे आ जाती है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लेट्स सपोज कि आप जो है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के लिए एक बुक लिख रहे हैं जिसको पढ़ना ही यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने है, तो उसकी लैंग्वेज और स्टाइल जो है वो आप ऐसा यूज़ करते हैं जैसे 10th क्लास के बच्चों ने पढ़नी हो वो बुक, तो ज़ाहिर बात है वो सूटेबल नहीं है। और लेट सपोज कि आप बुक लिख रहे हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जिसको पढ़ना 10th क्लास के स्टूडेंट्स ने है, और लैंग्वेज और स्टाइल आपने ऐसा रखा है जैसे PhD के स्कॉलर्स ने पढ़नी हो, तो अगेन वो सूटेबल नहीं होगी। तो आपकी लैंग्वेज और स्टाइल ऐसा होना चाहिए जो आपकी ऑडियंस के लिए सूटेबल हो। तो जब हम किसी टेक्स्ट को एवेल्युएट करते हैं, क्रिटिकली एवेल्युएट करते हैं या क्रिटिकली रीड करते हैं, तो हम ये भी एग्जामिन करते हैं कि लैंग्वेज और स्टाइल जो है वो ऑडियंस के हिसाब से सूटेबल है या नहीं है। दूसरे नंबर पे आ जाती हैं रेट्रिकल डिवाइसेस। रेट्रिकल डिवाइसेस वो टेक्निक्स होती हैं या वो वर्ड्स होते हैं जो इमोशनल अपील या परसुएड करने के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे ईडियम्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होती हैं, इमोशनल वर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं ताकि लोग हमारी बातों से कन्विंस हो जाएं। तो हम उन पे भी नज़र रखते हैं, उनको भी इवेल्युएट करते हैं कि राइटर ने किस तरह की रेट्रिकल डिवाइसेस यूज़ किए हैं अपनी ऑडियंस को अपने व्यू पॉइंट से कन्विंस करने के लिए। इफ़ेक्टिवली यूज़ की हैं, इफ़ेक्टिवली नहीं यूज़ की हैं, हद से ज़्यादा यूज़ की हैं, बहुत कम यूज़ की हैं, इन सब चीज़ों को एवेल्युएट किया जाता है क्रिटिकल रीडिंग में। तीसरी चीज़ जो हम लैंग्वेज और स्टाइल में एवेल्युएट करते हैं, ज़ाहिर बात है हम ये एवेल्युएट करते हैं कि लैंग्वेज और स्टाइल और रेट्रिकल डिवाइसेस जो यूज़ हुई हैं उनका जो यूज़ है वो इफ़ेक्टिवनेस को किस हद तक इम्पैक्ट कर रहा है। क्या उसकी चॉइसेस इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ा रही हैं, इफ़ेक्टिवनेस को कम कर रही हैं, या इफ़ेक्टिवनेस पे सिरे से कोई असर नहीं डाल रही। ये तीनों ये तीनों एंगल्स भी हम क्रिटिकल रीडिंग में एवेल्युएट करते हैं। यानी जो आप लोग जो अपनी क्रिटिकल एप्रिसिएशंस या जो क्रिटिकल समरीज लिखते हैं, बेसिकली दैट इज़ क्रिटिकल रीडिंग। सो दैट इज़, उसमें एक और स्टेप जो होता है वो क्या होता है क्रिटिकल रीडिंग में, एवेल्युएटिंग लैंग्वेज एंड स्टाइल, और उसके भी 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम लैंग्वेज और स्टाइल को एवेल्युएट करते हैं, फिर रेटिकल डिवाइसेस को एवेल्युएट करते हैं, और फिर ये देखते हैं कि इन दोनों का उस टेक्स्ट की इफ़ेक्टिवनेस पे क्या असर हो रहा है, और असर हो भी रहा है या नहीं हो रहा। और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि अब फिर हम कंपैरेटिव एनालिसिस भी करते हैं, यानी उस टेक्स्ट को हम उसी जैसी दूसरे राइटर्स की उसी टॉपिक के ऊपर लिखी हुई टेक्स्ट के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे लेट सपोज कि अल्लामा इकबाल की पोइट्री को हम गालिब की पोइट्री के साथ कंपेयर करें, या हम जो है अगर हमने जो है वो अगर सर सैयद अहमद ख़ान के एसेस को अगर हम किसी और राइटर के एसेस के साथ कंपेयर करें तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस। तो क्रिटिकल रीडिंग में हम टेक्स्ट को एक दूसरे के साथ कंपेयर भी करते हैं, और जब हम कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली फिर उसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, अलाइनमेंट एंड डिफरेंस, यानी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस, के कौन सी चीज़ें दोनों टेक्स्ट में एक जैसी हैं और कौन सी चीज़ें दोनों टेक्स्ट में एक दूसरे से डिफरेंट हैं।
यानी वो चीज़ें जो दोनों राइटर्स में मिलती जुलती हैं और वो चीज़ें जो दोनों राइटर्स में एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अब फ़ायदा क्या होता है टेक्स्ट को एक दूसरे से कंपेयर करने का, कि हम चीज़ों को ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक है, ये ओवरऑल, ये जो इस टॉपिक के ऊपर जो कुछ लिखा गया है उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है या बस रेपिटेशन ही है। यानी इस राइटर ने भी यही बात की, दूसरे ने भी वही की, तीसरे ने भी वही की, चौथे ने भी वही की, तो नया क्या आया? अगर तो सारे राइटर्स ने एक ही जैसी बात की लेकिन हर राइटर ने किसी डिफरेंट एंगल से बात की, तो जाहिर बात है हर राइटर कुछ ना कुछ नया ऐड कर रहा है। अगर हर राइटर सेम ही बात करता जा रहा है तो दैट मीन्स कि किसी ने भी कुछ भी नया ऐड नहीं किया। सो दैट मीन्स कि जब भी हम किसी टेक्स्ट को एवेल्युएट करते हैं तो हमने उसमें ये देखना होता है कि ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में वो टेक्स्ट कुछ उस फील्ड ऑफ नॉलेज में ऐड कर रही है या नहीं कर रही। दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल रीडिंग, कि हम उस टेक्स्ट को दूसरी टेक्स्ट के साथ भी एवेल्युएट करते हैं। यूजली जब लोग रिसर्च करते हैं यानी अपने थीसिस लिखते हैं तो उसमें वो क्रिटिकल रीडिंग करते हैं, यानी टेक्स्ट को एवेल्युएट करके ये देखते हैं कि इनसे ओवरऑल नॉलेज में कोई एडिशन हो रही है या नहीं हो रही। फिर ऑब्वियसली पर्सनल रिफ्लेक्शन भी होती है, यानी कोई भी इंसान जब उस टेक्स्ट को पढ़ रहा है, यानी आप खुद जब उस टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं एज रीडर, तो आप पे उस टेक्स्ट को पढ़ के क्या असर हो रहा है, व्हाट डू यू फील व्हाइल यू आर रीडिंग दैट टेक्स्ट। तो वो आपका पर्सनल रिएक्शन है, तो वो रिएक्शन भी आप इवेल्युएट करते हैं। और आपका अपना जो उसके ऊपर जो ओपिनियन बन रहा है, आप उस ओपिनियन को पहले तो फॉर्मुलेट करते हैं और फिर उस ओपिनियन को भी इंटरप्रेट करते हैं, यानी उसको भी क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं। सो वो भी क्रिटिकल रीडिंग का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो क्या करते हैं हम इसके अंदर, मेन आइडिया को अंडरस्टैंड करते हैं, एविडेंस को एवेल्युएट करते हैं, स्ट्रक्चर को एग्जामिन करते हैं, बायसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि हम एक डीपर पर्सपेक्टिव को, यानी ओवरऑल पूरी टेक्स्ट को डीपली अंडरस्टैंड कर सकें। इससे क्या होता है कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी जो है और थॉटफुली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग को अंडरस्टैंड करने की जो एबिलिटी है वो एनहेंस होती है। अब जो एडवांटेजेस हैं क्रिटिकल थिंकिंग के, वो हम ऑलरेडी बेसिकली तो देख चुके हैं, एक दफ़ा और इस पर नज़र डाल देते हैं। एक तो इससे हमें इनकरेजमेंट मिलती है कि हम ऑथर का पर्पस, उसकी टोन और उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी आर्गुमेंटेशन को एवेल्युएट करें। स्ट्रॉन्गर एनालिटिकल और रीजनिंग स्किल्स डेवलप होती हैं। रिटेंशन और अंडरस्टैंडिंग की स्किल्स जो हैं वो डेवलप होती हैं। इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप होती है और ओपन माइंडेडनेस और इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी आती है। हमारे अंदर ये एबिलिटी क्रिएट होती है कि हम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर सकें, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि पीपल थिंक डिफरेंटली, और ज़रूरी नहीं कि अगर हम किसी से अग्री नहीं कर रहे तो हम उसका व्यू पॉइंट सुने भी ना या उसके व्यू पॉइंट को वैल्यू भी ना दें। और हमारे अंदर ये इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी आती है दैट पीपल कैन थिंक डिफरेंटली, कैन लुक एट थिंग्स डिफरेंटली, और ज़रूरी नहीं कि सब लोग वैसा ही सोचें जैसा हम चाहते हैं। So basically that was our today's lecture. Tomorrow inshallah we will move on to अभी जो आप लोगों को मैंने टॉपिक्स दिए हैं, मैं आपको लोगों को कल बता दिया था कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। तीन ही तो टॉपिक्स दिए हैं मैंने आप लोगों को। सेंटेंसेस वाले तो क्लियरली हो गए कि वो तो उसमें आएंगे, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाले भी सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन आएगी। पीछे बचे दो टॉपिक्स वही याद करने हैं, यानी वर्ड फॉर्मेशन वाले की तो डेफिनेशंस आ जाएंगी, पीछे एक ही टॉपिक बचा है वो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। बचा क्या पीछे? वर्ड फॉर्मेशन तो डेफिनेशंस में आ गया ना, तो पीछे एक ही टॉपिक बचा है फिर। ओके कल आप लोगों ने मुझे सुबह में फाइनल बताना है कि आप लोग 2 बजे क्लास लेंगे या 7 बजे क्लास लेंगे, ठीक है?
Then tomorrow, inshallah, we will do intensive and extensive reading. Okay, then see you tomorrow, inshallah. Allah Hafiz.